हूँ और आशा करता हूँ आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं इसके बारे में आपने प्रीवियस एक वीडियो जरूर देखा होगा, वो था कि वो कौन सा शक्तिशाली देश है जो भारत के साथ में बहुत समानता रखते हुए भी बहुत विभिन्नता रखता है और भारत से उसकी बहुत सिमिलरिटीज है हर किसी क्षेत्र में, लेकिन आज भारत से वो लगभग 30 वर्ष आगे है। तो आपने उसका अर्थ यहाँ समझ लिया होगा। हमने उसमें आपके लिए जिज्ञासा पूछी थी लेकिन कमेंट्स के माध्यम से नहीं आया, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये है कि आप जरूर उस देश के बारे में जानते हैं या फिर नहीं जानते, दो में से एक ही चीज होता है। वो देश है जापान। दिखाई दे रहा है आपको? तो जापान ऐसे वो कौन से उसके जो बुनियाद के जो सिद्धांत है, जो हर एक व्यक्ति के सिद्धांत है बुनियाद के, तो जापान उसके बुनियाद के तीनों सिद्धांतों पर वर्क करता है और उसको किस तरीके से समय व स्थान के हिसाब से उसको बदलता है, किस तरीके से वो रिजिडिटी व फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का एक कॉम्बिनेशन रखता है, एक बैलेंस रखता है और अपनी पूरी अवस्था को बेनेवलेंस में ले जाकर बदल देता है। ये जापान की हमें कला सीखनी होगी, क्योंकि यही हर एक व्यक्ति के टूल है, यही हर एक देश के टूल है, यही हर एक समाज के, हर एक सभ्यता के, हर एक संस्कृति के, हर किसी भाषा के, सभी के किसी न किसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं बुनियाद में उन्हीं तीन तत्वों से हम बंधे हुए हैं। हमारी पूरी प्रोग्रेस, हमारा पूरा विकास उन्हीं तीन तत्वों पर है। तो सबसे पहले इन चीजों के अंदर में उतरने से पहले हम पढ़ लेते हैं जापान का अर्थ क्या है। इसी तरीके से हम कभी देखेंगे भारत के बारे में भी। तो जापान में जो पहला अक्षर कहता है कि वो है जाजेन। जाजेन है ध्यान की प्रक्रिया, जाजेन है आर्ट ऑफ अटेंशन, जाजेन है होना, जाजेन है अपने बीइंग, अपने स्व में स्थापित हो जाना। ये एक ध्यान की प्रक्रिया है। और दूसरा उसका अर्थ होता है कि किसी चीज को मानना नहीं, जाकर जानना, जाकर जानना। हम हर एक कार्य के उसकी लास्ट तह तक पहुंचे, उसकी एक्सट्रीम तक पहुंचने की कोशिश करें, तब उसके झूठ अपने आप बिखर जाएंगे, जड़ जाएंगे और सत्य के अग्निफूल अपने आप प्रकट हो जाएंगे। यह है जापान का दूसरा मेन चीज। और तीसरा है उसका ध्यान। यह है आर्ट ऑफ अटेंशन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। इसके ऊपर में वो वर्क करता है, वो हर चीज को आसानी से मानता नहीं है। यही उसकी एक RCI है। उसके बाद में है पाक, कहता है जापान का बीच वाला अक्षर कहता है कि वो पाक है, वो पवित्र है, वो देवताओं का देश है, वो उगते हुए सूरज का देश है, वो पवित्र हवाओं का देश है ना। तो इस तरीके से वो हर एक चीज को बहुत पवित्र मानता है। प्रकृति का देश है, वो प्रकृति की गोद में बसा हुआ देश है, वो सभी देशों के सेंटर में है, बहुत उसके राज है, तो वो पवित्र है। और वो देश क्या करता है, उसके लोग क्या करते हैं, वो अपनी पात्रता बढ़ाते हैं। जापान की कहावत है कि आप जब तैयार हो जाते हैं, शिष्य जब तैयार हो जाता है, सदगुरु अपने आप प्रकट हो जाता है। अर्थात जब हमारी पात्रता किसी कार्य के प्रति तैयार हो जाती है तो वो कार्य कारण हम में होना शुरू हो जाता है, हम में घटित होना शुरू हो जाता है। यही हमारे जीवन की, इसको विडंबना कहो या फिर इसको आप एक प्रसाद कहो, उस प्रभु का ग्रेस कहो। क्योंकि जब हमारे जीवन में हम किसी भी चीज के लिए तैयार होते हैं, वो चीज हमारे सामने में, हमारे अंदर में घटित होना शुरू होती है। तो हमारी जब पात्रता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमें फल भी ज्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। पात्रता नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है। उसके बाद में हमें पाना ही मिलेगा ना, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। यही लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन कहता है, यही सुप्रीम बैंक कहती है। उसके बाद में वो क्या करता है, मानता नहीं है, वो अनुभव मिलता है। उसको क्या मिलता है, अनुभव मिलता है। जैसे हम हमारे जीवन में देखते हैं, कोई भी कार्य, कैसा भी हम कार्य करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट मिलता है, अनुभव मिलता है। सो दैट्स व्हाई incidents are God's responsibility. Incidents are God's responsibility, but experiences are man's responsibility. यही हमारे जीवन में घटित होता है। और इसके बाद में न कहता है उसका कि नेति नेति, ये हमारे उपनिषदों का वचन है। हमारे उपनिषदों का वचन है कि आप किसी चीज को स्वीकार मत करो जल्दी, उसकी हर एक पहले उसको नकारते जाओ। आप ये मत सोचो कि हमारा साइंटिफिक विजन नहीं था भारत का, इसीलिए बोलता हूं कि जापान सभी संस्कृतियों को पीता है। और ये नेति नेति का वचन भारत के उपनिषदों का है, भारत के अमूल्य खजानों के अंदर से एक छोटा सा हीरा है।
ये की है हमारे जीवन की। हमारे उस समय में भी हमारी प्रयोगशालाएं थी, ध्यान की प्रयोगशालाएं थी, ध्यान के सूत्र थे, कीमिया थी, हमारी एल्केमी थी भारत की, लेकिन हम उनको खोते जा रहे हैं और दूसरों ने वर्क किया उसके ऊपर में। ये सूत्र है नीति का, आप हर किसी चीज के ऊपर में नकारते जाओ। एडिशन ने क्या किया, आइंस्टीन ने क्या किया, हर कार्य को नकारते गए और उसका एक परफेक्ट रूप उनके सामने में आना शुरू हुआ। क्योंकि जब हम जहां तक हमें दिखाई देता है वहां तक हम पहुंचते हैं, उससे आगे हमें दिखाई देता है, लेकिन जब हम वहां जहां दिखाई दे रहा है वहां अगर हम पहुंच जाते हैं तब फिर आगे का होरिजन ओपन होता है। इसी तरीके से जापान भी नीति पर वर्क करता है। साइंटिफिक विजन, भारत का भी साइंटिफिक विजन था। उसके बाद में नहीं कुछ, जब आप हर चीज को नहीं कुछ मतलब कि आप डूअर नहीं हो, आप मतलब कि खाली एक निमित्त बनकर काम कर रहे हैं, हम उसके रेस्पॉन्सिबल नहीं है, हम मतलब कि यहाँ पर निमित्त बन रहे हैं, कार्य बस हम करने के लिए एक माध्यम बन रहे हैं। तब हमारे जीवन में अच्छे से रिजल्ट होना शुरू होते हैं। फिर हमारे में कौन सी प्रतीति होती है, हर किसी कार्य के लिए नमन, हम मतलब कि हमारे नो माइंड वाली अवस्था में हम आ जाते हैं। जब हम नो माइंड वाली अवस्था में आ जाते हैं तो हमारा एजुकेशन क्या हो जाता है, एजुकेशन फॉर इको होता है, क्रिएशन निकलता है। हमारा जो भी एजुकेशन होगा वो क्या होगा, क्रिएशन ओरिएंटेड होगा, एक विजडम होगा, ओशियन ऑफ विजडम होगा, ईगो नहीं होगा, एजुकेशन फॉर गोइंग आउट नहीं होगा, है ना। यहाँ पर ग्रोइंग अप वाला ईगो नहीं हमारा पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एजुकेशन फॉर इको होता है। इस तरीके से जापान इन चीजों में रहता है और लास्ट में जाके वो इस प्रकृति को नमन कर देता है, नमस्कार कर देता है, उसके रहस्य अपने में स्वीकार कर लेता है। यही जापान की कला है फेमिनाइन एनर्जी की, इसीलिए जापान इतना प्रोग्रेस कर रहा है। तो हम जो देख रहे हैं कि वो कौन से 3 ऐसे बुनियाद के तत्व है जिसके ऊपर में जापान की ये एंटायर मजबूती खड़ी हुई है। क्योंकि 8 और 9 अगस्त कोई भूला नहीं होगा 1945 को, और किस तरीके से जापान ने दंश देखे, उसके बाद में कैसे उसने कौन से बुनियादी तत्वों पर रुककर काम किया और समय और स्थान के साथ अपनी उस गैप को पहचाना, उस गैप के ऊपर में राइट काइंड ऑफ वे से वर्क किया और अपनी प्रोग्रेस को उसने पाया। यही जापान की अपनी टेक्नोलॉजी के, अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के और अपनी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के, इन तीनों के अंदर में वो कॉम्बिनेशन करता है। तो ये है पूरे। तो क्या है कि जापान की जो द 3 सेक्रेट्स क्या है, जो उसकी ट्रेजर है, उसके रहस्य, उसके खजानों के अंदर में वो ऐसे कौन से हीरे हैं, वो ऐसी कौन सी अमूल्य कुंजियां हैं जिस पर जापान इतना मजबूती से खड़ा हुआ है। देखते हैं जापान की वो कौन सी ऐसी मजबूतियां। तो सबसे पहला उसका द सेक्रेट ट्रेजर के अंदर में आता है, तो पहला है स्वॉर्ड, तलवार। ये शक्ति का प्रतीक है। देखते हैं ना कि हम मां स्वरूपा दुर्गा को भी हम मानते हैं, तो वो क्या है, जब तक हमारे आत्मा शक्ति है हमें शक्ति का संतुलन भी आना चाहिए। हमें अगर अपने देश को आगे पहुंचना है या हमें भी किसी क्षेत्र में आगे पहुंचना है तो हमारे पास में शक्ति है, तभी हम आगे पहुंचेंगे, नहीं तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और उसके बाद में दूसरा है उसका सेक्रेट है ज्वेल्स, रत्न। ये समृद्धि का प्रतीक है। देखते हैं अगर हमारे परिवार के अंदर में हमारे पास में अगर पैसे हैं, विटामिन एम है, चारों तरफ की धन धान्य, इसीलिए बोलते हैं, हम आशीर्वाद भी देते हैं कि धन धान्य से परिपूर्ण हो। जो देश धन धान्य से परिपूर्ण होता है उसके पास में समृद्धि आती है, हरापन आता है उसके जीवन में। और उसके बाद में फिर जो तीसरा है वो है मिरर, दर्पण। वो ज्ञान का प्रतीक है, वो विजडम का प्रतीक है। तो ये पिरामिड की जो थ्योरी कहती है कि लेकिन आपको इसके लोकस पॉइंट, इसके सेंटर पॉइंट पर आना होगा, तभी जाकर आप एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनते हैं, एक कंप्लीट नेशन कहलाते हैं, यही एक कंप्लीट विलेज कहलाते हैं। आज इसीलिए ग्लोबल विलेज हो गया। लेकिन भारत में बहुत पहले कहा करते थे कि वसुधैव कुटुंबकम। देखिए भारत की संस्कृति को पहचानिए। ये है जापान के जो 3 सेक्रेट्स है। अब देखिए कि जापान इसको कैसे प्रयोग करता है। अब ये तो हो गया, जैसे ये देश के बारे में बात कर रहे हैं, और यही अगर हम बात करते हैं कि द 3 प्राइमरी वर्चुअस क्या होती है। पहले हमारे बेसिक बुनियादी गुण कौन से होते हैं। बेसिक बुनियादी गुण भी हमारी वही चीज है, वैलर, साहस। हमारे साहस किसका प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है। हमारे किसी भी कार्य को करना है तब हमारे में जब तक साहस नहीं होगा, साहस बोलने का, खड़ा होने का, खेलने का,
युद्ध में जाने का साहस, किसी कार्य क्षेत्र के अंदर में उसकी तह पे पहुंचने का साहस, नदी में जाने का, समुद्र में जाकर तूफानों से खेलने का साहस, एंजॉयमेंट लेने का, और साहस खाना खाने का भी, साहस सांस लेने का भी। हर किसी क्षेत्र के अंदर में जब तक हमारे पास में साहस नहीं है, जिजीविषा नहीं है, जोश नहीं है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। उसके बाद में दूसरा आता है कि विजडम। क्यों विजडम बीच में सेंटर में रहता है? कि ये दोनों कोनों पर नजर रखता है, आपकी दोनों कोनों पर एक बैलेंस बना के रखता है। जैसे हम तराजू देखते हैं, तराजू के जो सेंटर पॉइंट देखते हैं वो दोनों पलड़ों पे, एक तरफ ज्वेल्स है आपकी, दूसरी तरफ स्वॉर्ड है, शक्ति और स्मृति, इन दोनों के बीच में संतुलन साधता है। अगर कोई एक एंगल अगर ऊपर हो जाएगा तब कहीं ना कहीं फिर सप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। वो फिर सप्रेशन किसमें, फ्रस्ट्रेशन में बदल जाएगा, वो अग्रेशन में बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन बताता है कौन, विजडम। यही हमारा ट्रू मिरर है। उसके बाद में जो तीसरा है वो है ज्वेल्स, बेनेवोलेंस। हमारे अंदर में एक वो भावना, एक हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस, समृद्धि देखते हैं हमारे जीवन में। जब चारों तरफ में हम सभी एंगल में जब कंप्लीट होते हैं तब हमारे जीवन में आती है बेनेवोलेंस। खुशियां ही खुशियां, समृद्धि ही समृद्धि, चहुमुखी विकास। ये है, यही हमारी 3 प्राइमरी वर्च्यूज है। कोई भी परिवार ले लीजिए, कैसा भी व्यक्ति ले लीजिए, किसी भी सेक्स का ले लीजिए, कैसा भी स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी व्यापारी हो, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में स्पोर्ट्समैन हो, कुछ भी हो, यही सभी चीजें हर जगह पर उसके लिए एप्लीकेबल होती है। जापान ने इनके ऊपर में कैसे वर्क किया, यह रहस्य तो हमें तब पता चलता है 2003 के अंदर में जापान के प्राइम मिनिस्टर जुनिचिरो कोइजुमी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमने इन प्रिंसिपल को, हमारे सीक्रेट को, उसके ऊपर में बुनियाद रखते हुए हम आगे खड़े हुए। तो उनको किस तरीके से, तो उन्होंने ये एक्सप्लेन करके बताया कि हमने सबसे पहले जब हमने ध्वंस झेला था ये हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर में, और वहां से उनकी पूरी एक जो चेंज अवस्था चेंज होती है, क्योंकि पहले उनकी जो आर्मी के हाथ में उनकी सत्ता थी और कहां से वो उनकी महत्वाकांक्षा, और उन्होंने किस तरीके से अपने पाप किए या अन्याय के जो भी किए उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, और बेचारी निर्दोष जनता ने भी उसका खामियाजा भुगता। लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपनी एक वापिस अपनी पुरानी अवस्था में गए, उन्होंने अपने बुनियादी के सिद्धांतों को रीड किया, उसके अपना उन्होंने बेस बनाया, उसके ऊपर वर्क करना शुरू किया। तो इन्होंने जो पहला 1945 से लेकर 1955 तक 10 साल का एक वो बनाया उन्होंने डेकार्ड्स का, कि किस तरीके से इनके 10 साल के ऊपर में उनका कार्यक्षेत्र रहेगा। तो उन्होंने पहले 10 साल के कार्यक्षेत्र को उन्होंने किसके ऊपर में, इसी बुनियाद के ऊपर में बांटा, किसके ऊपर में, स्वॉर्ड, ज्वेल्स और दर्पण में। लेकिन उनका वर्क करने का नजरिया देखिएगा जरा, कि उन्होंने जो 1945 से 1955 में जो ड्यूरेबल गुड्स उनका थीम था, इस गुड्स इसके ऊपर में, और उसके ऊपर में उन्होंने जो पहला स्वॉर्ड का जो प्रतीक लिया था, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन जिस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से शक्ति का प्रतीक होता है, कितने मैले कुचले कपड़े होते हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन उसका मेल निकाल देती है। और भारत में किस तरीके से धोबी जो प्रतीक होता है साहस का, शक्ति का, है ना, तो किस तरीके से वो हमारे मेल को निकाल देता है। मेल जिस तरीके का होता है वो इजीली छूट जाता है, तो धोबी उसके साथ में अच्छे से बिहेव कर लेता है, निकाल देता है। लेकिन जो मेल भी अगर स्टबर्न होता है, जिद्दी होता है, तो धोबी भी उतना ही जिद्दी होता है, उसको गर्म पानी करके और विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शन करते हुए उस मेल को छुड़ाता है। तो हमारे यहाँ पर एक गाना भी है कि धोबिया मेल छुड़ा दे रे, धोबिया मेल छुड़ा दे रहे। तो ये इस तरीके से कैसे मेल छुड़ाता है, तो हमारे यहाँ पर ये साहस और शक्ति का प्रतीक, और उन्होंने किस तरीके से वॉशिंग मशीन के ऊपर में वर्क किया, और उसके अंदर में उन्होंने ड्यूरेबिलिटीज दी, और उन्होंने उसका फल पाया। फिर उन्होंने जो दूसरा कौन लिया था, ये रेफ्रिजरेटर का, समृद्धि की जगह। हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर में हमारी चीजें खराब नहीं होती, जहां पर जिस जगह पर हवा का आदान प्रदान होता है वो चीजें नहीं बिगड़ती, और जहां पर हवा का पहुंचना नहीं हो पाता है वो चीजें जल्दी बिगड़ना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से जब हम चारों तरफ में परेशान होते हैं, तब हमारे जीवन में अगर हम सही तरीके से अगर हवा मिलती है, हमें आवश्यक वो परिस्थितियां मिलती है, तो हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। जापान ने इसी चीज को किसके अंदर में थीम क्या रखी, ज्वेल्स वाली, समृद्धि की, रत्न की। तो रेफ्रिजरेटर के ऊपर में हवा के साथ में उसने ताल्लुकात रखा, हवा के साथ में उसने ताल्लुकात रखा, और इसके अंदर में उसने समृद्धि पाई। फिर जो तीसरा उसका विजन था ये दर्पण का, मिरर का,
इसमें ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के ऊपर उसने वर्क किया, क्योंकि जो समय के साथ में उसने वर्क किया, बदला, दूसरे देशों को रीड किया और उस टेक्निक के ऊपर में काम किया। क्योंकि जो टेक्निक, जो टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर में उसका एम्फेसिसमेंट था, उस समय में ये बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी चीज थी। उसके ऊपर में वर्क किया और सभी के लिए सीखने के लिए नए आयाम खोल दिए, नए आयाम उसने खोल दिए। तो लोगों का एजुकेशन सडनली एक रिवोल्यूशनरी चेंजमेंट आया हर किसी क्षेत्र में। ये उसके कब थे? 1945 से 1955 की थीम थी और यही थीम इसने इतनी मजबूत कर ली। उसके बाद में 10 साल के बाद में उसने फिर वापस थीम चेंज की अकॉर्डिंग टाइम एंड स्पेस के हिसाब से। तब उसने वापस ये थीम सेम रखी, लेकिन थीम क्या बदल दी? पहला इसने ऑप्शन लिया वापस शक्ति की जगह ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि समय बदल गया तो उसने भी ऑटोमोबाइल्स को ले लिया अपनी बुनियाद के तत्वों में। और आप देख सकते हैं कि आज अगर आप ऑटोमोबाइल्स को अपने जीवन से हटा दीजिए तो अपना जीवन कैसा पंगु बन जाएगा, कठपुतली बन जाएगा। आज ऐसा लगेगा कि खत्म हो गया हमारा जीवन। तो ये उस समय की बात है, उसने इतना वर्क किया ऑटोमोबाइल के ऊपर में। इसीलिए आज ये टोयोटा हो, मारुति हो, इतनी प्रकार की कंपनियां जो आज भी अपना परचम लहराए हुए है। और बाद में बात करेंगे कैसे उनकी थ्योरी है। ये हर एक टॉपिक बोलने में तो बड़ा आसान हो रहा है, लेकिन ये आसान है नहीं, बहुत गहरे इनका रहस्य है। हर एक पार्ट वापस अलग अलग ब्रांच डील करता है। फिर वापस उसने इसी तरीके से ज्वेल्स बदल दिया, इसने ले लिया एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर को छोड़ दिया पीछे, क्योंकि आगे वाली अवस्था पर आगे, क्योंकि उसने नेति इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, आगे वाली अवस्था पर पहुंचा तो एयर कंडीशनर पर पहुंचा, समय के हिसाब से पहुंचा, बदला, रिजल्ट पाया, उसने वर्क किया, छा गया ऑल ओवर पैनासोनिक। अब देखिए उसके बाद में फिर उसका तीसरा वाला वापिस जो ये है मिरर ज्ञान का, तो उसने कलर टेलीविजन के ऊपर में एम्फेसिसमेंट कर दिया, क्योंकि हम हमारे जीवन में 80% जो सीखते हैं या फिर हमारे जीवन की 80% ऊर्जा हम कहाँ किसके माध्यम से खर्च करते हैं? इन्हीं आंखों के माध्यम से। इसीलिए ये लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन इतना महत्वपूर्ण बन जाता है हर एक व्यक्ति के जीवन में। इसीलिए हाँ, ये जापान ये हर एक चीज को बड़ी महत्ता से समझता है और इसके ऊपर में वर्क करता है, और वर्क करते हुए जापान सेंटर पॉइंट पर आता है और सभी के क्षेत्र में अपनी बूम फैलाता है, बूमिंग वर्क करता है। इसीलिए जापान की ये कंटिन्यूसली ये थेरेपी, ये मतलब इसका प्रोसेस है वो चलता रहता है, और जापान का ये ऑनवर्ड चलता है हर एक। फिर वो 10 साल में अपनी ये अवस्थाएं बदलता रहता है। समय का अभाव है, इससे आगे नहीं बात करेंगे, और कभी बात करेंगे किस तरीके से हर 10 साल के अंदर में अपनी चीजें बदली। उसके बाद में उसने 5 साल और 1 साल के अंदर में भी उसने अपनी यही सेम थीम रखते हुए ऐसे वर्क करना शुरू किया, और वो रिजल्ट आज पा रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, किसी भी, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, और किस क्षेत्रों की बात करें, ऐसे अमूल्य क्षेत्र है जिसमें जापान आज भी सभी के लिए लीडिंग का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। तो जापान को जो कहता है कि काइजेन, क्या कहता है? काइजेन। काई कहता है कि चेंज, और जेन कहता है कि गुड। काइजेन मींस चेंज फॉर गुड। तो ये है जो जापान की जो बेसिक जो चीज है। इसीलिए जापान का वर्क करने का एंटायर प्रोसेस इसी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जापान इन्हीं चीजों के ऊपर में काम करते हुए मात्र 20 साल के अंदर में 1945 में वो 10 जेला, और मात्र 20 साल और कम समय में भी उसने उस प्रॉब्लम से, उस इश्यू से, उस घातक परिणामों से फ्री होते हुए, उस मानसिकता से भी फ्री होते हुए 1964 10 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक के अंदर में उसने पहले ओलंपिक ऑर्गेनाइज करा दिए थे। आप देखिए, हम आज भी एक ऑर्गेनाइज ओलंपिक नहीं करा पाए हैं, इतना बड़ा देश होते हुए भी। और उसके बाद में उसने दोबारा विंटर ओलंपिक भी ऑर्गेनाइज करा दिया 1972 में, फिर 1998 के अंदर में भी करा दिया, और इस समय में भी वो वापिस 2020 के अंदर में वहां पर अभी ये होना था ओलंपिक। लेकिन आपको पता है कि कोरोना की वजह से वो कैंसिल हो गया, वो आगे पोस्टपोन हो गया। अभी वो 8 अगस्त से 24 अगस्त 2021 तक होगा। आप ये देख लीजिए, उसकी जिजीविसा देखिए। इसके
इसलिए वो अच्छी तरीके से जानता है कि लोगों के साथ में कैसे रहना है, कैसे काम करना है। यही इसीलिए वो जापान की ये पावर को हम दूसरे वे में समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से 3 काइंड्स ऑफ पावर है। पहला है फोर्स, इसको हम समझ सकते हैं स्वॉर्ड के हिसाब से, और वेल्थ क्या है, वेल्थ है, स्मृति है, उसके बाद में नॉलेज है, द मिरर है। तो इस तरीके से अगर हम एंटायर सिनेरियो अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो आप कहिए क्या हम आगे नहीं बढ़ेंगे? क्या हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा? क्या हम आगे मजबूती से खड़े नहीं रहेंगे? बिल्कुल खड़े रहेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे बुनियाद के तत्वों में जाकर झांकना होगा, हमें उसके ऊपर में रिसर्च करना होगा, हमें अंधविश्वासों को छोड़ना होगा, हमें नैतिक नीति की प्रक्रिया अपनानी होगी, हमें अपनी पात्रता बढ़ानी होगी, हमें जाकर जानने की एक आदत क्रिएट करनी होगी, हमें काइज़ेन की एक जो आदत है वो बनानी होगी, हमें आरसीआई करना होगा, रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस एफर्ट इंप्रूवमेंट के अंदर में हमें काम करना होगा, तभी जाकर हम जापान के पास में कुछ समय में आ पाएंगे। लगे से तो ये यूटोपियन ड्रीम ही है, क्योंकि हम खाली बातें करते हैं, हम ख्याली पुलाव पकाते हैं, हम शेख चिली के सपनों वाली बातें करते हैं, लेकिन जिंदगी जवाब हमें हकीकत के धरातल पर मांगती है। बातों से काम नहीं चलता है, यहाँ पर हकीकत के धरातल पर आकर वर्क करना होता है। आप खुद देख लीजिए, जापान ने 3 ही अपने गेम में, जूडो, रेसलिंग और जिम्नास्टिक, उसमें वो कितने गोल्ड मेडल लेके आया ओलंपिक में, और हमारा जो भी स्पोर्ट्स है हम उसमें क्या गोल्ड मेडल्स, कितने गोल्ड मेडल्स लेके आए हैं अब तक। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास में वो करेज नहीं है, वो स्टेमिना नहीं है, वो सांस नहीं है, वो शौर्य नहीं है, वो अनुपम असीम संभावनाएं नहीं है, सभी कुछ है, लेकिन हमें वो टॉक्सिन टाइप के जो लोग हैं उनसे दूर रहना होगा, और जो वास्तव में हमें नर्चर टाइप के जो पर्सन है, जो हमें आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उनके साथ में अगर हमें वर्क करना होगा, क्योंकि हमारी पोटेंशियलिटीज इंफिनिटीज है। दैट्स व्हाई जो 80 है ना, 80 का जो सिंबल है ये बहुत ही यूनिक है। ये जो पहला 80 का जो पहला 8 है ना, ये इन्फिनाइट है, अनंत संभावनाएं हैं हमारे पास में। और जो 0 कहता है कि आप कंप्लीट हो, यू आर कंप्लीट, बट when you strive to reach your center point, when you are strive to being on yourself, then you will be completed। यही है हमारे जीवन का राज। अगर हम जब इस जगह पर आ जाते हैं तब हमारा देश क्या आगे नहीं बढ़ेगा? खाली बातों से काम नहीं चलता। जापान ने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे, लोग बात करते कि हमारा देश ये से यहाँ से ये भुगतता रहा, वो भुगतता रहा। किस देश से नहीं भुगता? कौन सा व्यक्ति नहीं भुगतता? अगर हमारे जीवन में संघर्ष नहीं है तो विकास नहीं है। विकास का पहला बुनियादी सिद्धांत और पहली सीढ़ी ही संघर्ष है। अगर हमारे जीवन से संघर्ष पार्ट को हटा दिया जाए तो हम बिल्कुल इंपोर्टेंट हो जाएंगे, कोई मजा नहीं रहेगा, कोई स्वाद नहीं रहेगा जिंदगी में। इसीलिए हमें सिर्फ जापान से सीखना होगा, और विभिन्न प्रकार के देश है उनकी भी पॉलिसीज को, उनके भी सिद्धांतों को पढ़ना होगा कि किस तरीके से हम अपने देश को प्रकृति के साथ में रिलेट करते हुए, प्रकृति के साथ में एजुकेशन करते हुए, उसके साथ में इकोलॉजी में बैलेंस साधते हुए हम भी जापान की तरह, भारत अगर हम हैं आज भारत, तो किस तरीके से भारत हम कहलाने लायक है। हमारे क्या वो भारत के सिद्धांत थे, वो क्या हमसे बलिदान मांगते थे, क्या हम वो बलिदान हम उसको भारत को दे पा रहे हैं? कहीं ना कहीं हम पीछे घिस रहे हैं या पीछे ऐसे हटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम भारत को सही तरीके से विकास नहीं दे पा रहे। तो हमें कहीं ना कहीं इस झूठे आडंबर से, इस खोखले, इस एक आवरण से हटकर बाहर आना होगा। ये जो हमारी आंखों के ऊपर में झूठ का जो पर्दा लग गया है उसको हटाना होगा। हमें सही रूप में ये मिरर, दर्पण वाले विजडम मिरर को क्रिएट करना होगा हमारी लाइफ में, तभी जाकर हम सही तरीके से इस ग्रेविटी में अपने कदम रोक पाएंगे अंगद की तरह, और तभी जाकर हम इस ग्रेस को ले पाएंगे, पावर ऑफ ग्रेस को। दैट्स व्हाई द combination of your gravity and your gas. Gravity shows your materialistic world. What? Gravity shows your power of materialistic world, and gas shows your power of spirituality world. तो यही हमारा ट्रू वे में जिम है। Grow your more. Generating yourself in multi-dimensional, that's why the gym multiversity। So हमारे जीवन को आगे बढ़ाइए, और यहीं पर आप रुक कर बंद मत जाइए। अपना जीवन भी बहुत यूनिक है, बहुत अनुपम है। आप अपने जीवन में वर्क कीजिए, आप चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र पर हो,
चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कहीं भी हो, बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, इन्फोप्रेन्योर्स हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक आप अपने सिद्धांत नहीं बनाएंगे तब तक जीवन में हमें ठोकरें लगेगी। इसीलिए हमें ये नीति की प्रक्रिया करते हुए हम किसी दिन देखेंगे भारत को भी हम किस तरीके से इतनी ऊंचाई पर ले जा पाएंगे। आज भी भारत बहुत मजबूत है, भारत आज भी बहुत मजबूत है। खाली यहाँ यूं कहूं कि मात्र भारत एक पुरानी सोच की वजह से कि वो हमारे पास है, बस उसकी वजह से वो पीछे उस पीड़ा के दर्द से भुगत रहा है। हमें इन ख्वाबों को, इन ख्यालों को हटाना होगा और हमें हकीकत के ऊपर में वर्क करना होगा। हमें क्या करना है, तब जाकर हम वर्क करेंगे। जापान का बेसिक फंडामेंटल है लीव लोकली। जापान का बेसिक फंडामेंटल है थिंक एंड लीव लोकली, वर्क ग्लोबली। ये भारत के सिद्धांत थे, ये भारत के सिद्धांत है, ये भारत के वचन है, ये संस्कृति के। आप जहां हो सबसे पहले वहां के होकर रहो, तब जाकर उसके आपको उसके जब आप भारत के वचन है, ये भारत की संस्कृति के वचन है कि आप जहां के हो सबसे पहले वहां की आबोहवा को आप स्वीकार करो और वहां की आबोहवा को आप आदर दो, तब जाकर वहां के उसके शौर्य आपके अंदर में सोवरिंग करना शुरू कर देंगे और तब जाकर आप वास्तविक रूप से वहां का विकास करोगे। तब ऑटोमेटिकली आपका जो है ग्लोबल विलेज आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये भारत के वचन है ये, लेकिन वचन उसके होते हैं, हमारे को नॉलेज हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट नाउअडेज, बट अप्लाइंग नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट। यही है आज के जीवन की बुनियादी आवश्यकता। तो इतनी देर आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका अनंत कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो जापान का एंटायर सिनेरियो है, ये आप अभी किसी भी कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, इस जापान के कार्य क्षेत्र के एंटायर इसकी थीम को आप समझे और अपने जीवन में उतारे। और अगर आप वो इसके बारे में आप किसी भी कार्य क्षेत्र में अपना योगदान और देना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जरूर जिम मल्टीवर्सिटी को सब्सक्राइब करें और देखें कि किस तरीके से हम सभी अपने देश के लिए सहयोगी बन सकते हैं एक छोटे से कार्य के माध्यम से। कि क्यों नहीं हम भी इस तरीके से वर्क करके ये जो तीनों एंगल पर हम क्या ऊपर नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। तो आप और ज्यादा किसी पर्टिकुलर एक चीज के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप भेज सकते हैं। और ये तो बहुत छोटी बात है, अभी बहुत छोटी बात है। आज से कितने रहस्य, कितने देशों के और भारत के और विभिन्न संस्कृतियों के पीना चाहते हो